हमारा क्लास 12th का टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्लास 12th में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें, क्या क्या टॉपिक हमारे पास है क्लास 12th में जो अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपने पास वो रिलेशन एंड फंक्शन है। और रिलेशन फंक्शन में हमारे पास आ जाएगा रिलेशन फंक्शन, फिर उसमें बाइनरी ऑपरेशन, फिर उसमें एक और चीज आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे टॉपिक्स हमारे रिलेशन फंक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अलजेब्रा वाला पोर्शन है। अलजेब्रा वाले पोर्शन में हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, अब ये दोनों जो टॉपिक है, ये दोनों मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ही टॉपिक है। ये दोनों मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ही टॉपिक है, तो इसको हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा कैलकुलस वाला पोर्शन आ जाएगा। आप अगर नीचे देखेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलस वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, और कैलकुलस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है, इस चीज को देख लेते हैं। ये हमारा कैलकुलस वाला पोर्शन आ गया। कैलकुलस में हमें जो पढ़ना है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आप लोग को नहीं पता होगा या पता होगा, मैं बता देता हूँ। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हमें लिमिट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना लिमिट के ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, और ये तीनों चैप्टर हम लोग साथ में पढ़ेंगे। हमारा 3 चैप्टर साथ में आ जाता है। जैसे हमारा एक हो गया लिमिट, ठीक है, दूसरा कंटिन्यूटी एंड तीसरा डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो ये एक लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये तीनों टॉपिक हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तो अगर किसी ने लिमिट अभी तक नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसको डरने की बात नहीं है कि सर अब बिना लिमिट पढ़े कंटिन्यूटी पढ़ा दीजिएगा। ऐसा नहीं होगा, सारा चीजें, सारा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगला जो कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। इस तरीके से डी डी एक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, सॉरी, ऐसे लिखा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। हमें इसमें और पढ़ने को मिलेगा कि इसके अलावा और भी चीजें होता है, जैसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है। इस तरीके के बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब पता चलेगा। उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मतलब हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे उसका एप्लीकेशन क्या होगा, उसका एप्लीकेशन क्या क्या आएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेगा, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हो गया। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ रखा होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग टेंजेंट क्या होता है पढ़े थे, नॉर्मल क्या होता है पढ़े थे, ये सारे के सारे चीजें। उसके बाद यहाँ पे नए नए चीजें पढ़ने को मिलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इस तरीके की चीजें, 3-4 चीजें, नई नई चीजें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे पास आ जाता है, इंटीग्रल कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन वाला कैलकुलस। ठीक है, इसका हम लोग इसके इंटीग्रल कैलकुलस नाम रखे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन वाला कैलकुलस, डी डी एक्स ऑफ वाई वाला कैलकुलस। इसमें मतलब ऐसा हो गया एक्स डी एक्स, ये वाला कैलकुलस। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो आता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि हमारा जो इंटीग्रेशन दिया रहेगा इसके ऊपर नीचे कोई भी लिमिट नहीं रहेगा, सिंपली क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहेगा। मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, फिजिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। उसके बाद हमारे पास आता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मतलब हो गया इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन सारे तरीकों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक अपने को पढ़ना पड़ेगा। मैं इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमओडी के नाम से जानते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। वो इंटीग्रेशन चैप्टर में हम लोग बड़ी आराम से और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसको भी पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये सारे के सारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, तो ये सबको अलग पार्ट नहीं समझना है। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग जो देखे हैं सारे के सारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, कोई भी अलग पार्ट्स नहीं है, तो इस पे इतना दिमाग नहीं लगाना है अभी से। उसके बाद अगला टॉपिक जो अपना आ जाता है वो आ जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रल्स में मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने भी ये भी चीजें देखा होगा कि इंटीग्रेशन रहता है, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे लिखा हुआ रहेगा, और बोला जाएगा कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये भी मेरे ख्याल से फिजिक्स में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसका देखा ही होगा। इसमें क्या लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दिया जाता है,
ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं कुछ ना कुछ करके, तो वो आगे देखेंगे पता चल जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आता है और उस चैप्टर का हम लोग नाम रखते हैं एरिया। ठीक है, उस चैप्टर का नाम होता है एरिया। तो ये किसका चैप्टर होता है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है वो हम इसमें देखते हैं कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल जो होता है वो एरिया निकालने में होता है, उस चीज को देखेंगे। ठीक है, और खुशी की बात यह भी हो सकती है कि आप लोग का बोर्ड से बहुत सारा सिलेबस हटा दिया गया होगा। ठीक है, इस साल का जो सिलेबस निकलेगा उसमें पता चलेगा, क्योंकि पिछली बार तो हटा दिया गया था पूरा का पूरा, इस साल फिर से एग्जाम में वही शेड्यूल हो रहा है। उसके बाद हमारे पास लेकिन आईआईटी वाले सिलेबस में नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना पड़ता है, तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इस एक तरीके का इक्वेशन होता है जिसमें हमारे पास x भी रहेगा, y भी रहेगा, dy dx भी रहेगा और कोई ना कोई कांस्टेंट भी रहेगा। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें से ये सारे चीजें अगर दिखाई दे तो उस टाइप के इक्वेशंस जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हल्का फुल्का मैं बताते हुए जा रहा हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम इसमें भी देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से बनता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर फॉर्म्स, उसमें डिग्री होता है, उसमें ऑर्डर होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो भी देखेंगे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो भी देखेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाता है वेक्टर एंड अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D। ये कोई अलग से चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से वेक्टर अलजेब्रा भी तुम लोगों ने थोड़ा बहुत देख रखा होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजें एक ही साथ आ जाएगा, तो इसको अलग से हम लोग पार्ट बाय पार्ट बना के नहीं पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा एक ही चैप्टर में आएगा, तो एक ही चैप्टर को पूरा का पूरा हम लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा हम लोग एक ही साथ पढ़ लेंगे। 3D ज्योमेट्री भी एक ही चैप्टर है, तो 3D ज्योमेट्री में भी ज्यादा नहीं सोचना है, तो 3D ज्योमेट्री को भी एक पूरा का पूरा मान के हम लोग पढ़ लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री के अंदर जो स्पेशल चीज आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, प्लेन आएगा, और एक चीज आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 3D में। एकदम आखिरी टॉपिक जो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है चलो ये हो गया 3D। एकदम आखिरी टॉपिक जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी को हमें देखना है। ठीक है, और ये भी कोई इतना सारा चैप्टर नहीं है, ये बुक में हल्का फुल्का मैंने एक बुक से उठाया हुआ है, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर के बारे में दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, हम देखते हैं कि ये बोर्ड का है, तो अगर हम बोर्ड में रुचि रखते हैं या फिर बोर्ड तो हमें देना ही है, तो ये बोर्ड का थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरीके से होता है। रिलेशन फंक्शन अराउंड, हर साल ये चेंज होते रहता है, बट ये अप्रोक्सीमेटली करीब इतना है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे होते रहता है कि रिलेशन फंक्शन से कितना नंबर आता है। ठीक है, रिलेशन फंक्शन से हम लोग देखें तो देखने को मिलता है अराउंड 10 नंबर के आसपास आता है। एलजेब्रा, एलजेब्रा से 13 नंबर। एलजेब्रा में हम लोग देखा था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, 2 चैप्टर है एलजेब्रा में। 13 नंबर का कैलकुलस बहुत ही बड़ा चैप्टर है, अभी हमने देखा, इसके अंदर डिफरेंशिएशन आएगा, इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, इसके अंदर इंटीग्रेशन आएगा, फिर इंटीग्रेशन के अंदर 2 आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो ये बहुत सारे चैप्टर, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएगा, तो बहुत सारे चैप्टर मिल के ये कैलकुलस बना हुआ है, तो सारे मिला के अराउंड 40 टू 50 मार्क्स के बीच में आ जाता है हर साल। ठीक है, उसके बाद वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री दोनों मिला के अराउंड 17 मार्क्स का आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग नाम का एक चैप्टर है। ठीक है, जो हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी का हल्का सा एप्लीकेशन है, ये इनइक्वालिटी में ग्राफ रफ रहता है तो उसका हल्का सा एप्लीकेशन है। ठीक है, और आखिरकार हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में ये ऑलमोस्ट फिक्स रहता है कि हर साल ऑलमोस्ट 10 नंबर का प्रोबेबिलिटी से आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट फिक्स रहता है प्रोबेबिलिटी का कि हर साल अराउंड 10 नंबर के आसपास जो है हमारे पास आ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग को आज थोड़ा सा एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चलो देख लेते हैं, सबको सिलेबस के बारे में समझ में आया कि क्या क्या सिलेबस है, कितना सिलेबस है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर समझ में आया, मेरा साउंड सुनाई दिया तो
यस टाइप करेंगे आप लोग तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप लोग के पास मेरा जो वॉइस है वो पहुंच रहा है। ओके चलो बहुत बढ़िया। सिलेबस के बारे में हल्का फुल्का जानकारी हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज बस हम ऐसे इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं 1 to 1 ताकि हमें पता चले, ठीक है, कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से हमारा ऑनलाइन क्लासेस चलेगा, ये सब के कारण हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पढ़ ही लेते हैं आज के क्लास का, कि थोड़ा सा जब क्लास स्टार्ट हो ही गया है तो आज का थोड़ा सा टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है डिटर्मिनेंट। मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था, ठीक है, कि हम लोग ऑनलाइन में अगर टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम लोग डिटर्मिनेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने पहले से ही सारा जानकारी दे दिया था आप लोगों को कि हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हल्का सा, वो हमारा टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि दो टॉपिक साथ में रहता है हमेशा, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट के नाम से हमेशा साथ में रहता है। मैट्राइसेस एंड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट के नाम से दो टॉपिक हमेशा साथ में रहता है, ठीक है। तो हम दो टॉपिक में बहुत सारी चीजें सिमिलर है, बट दो टॉपिक एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट बहुत सारी चीजें सिमिलर है। तो बहुत सारे बुक में क्या किया गया है, पहले मैट्रिक्स पढ़ाया गया है फिर डिटर्मिनेंट पढ़ाया गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पहले डिटरमिनेंट से स्टार्ट करेंगे फिर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे बट उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्या है। डिटरमिनेंट का डेफिनेशन है, इट इज एन अरे ऑफ नंबर्स, algebraic expressions, trigonometric expressions, etc. placed between two vertical lines in a square form which corresponds to a value, which corresponds to a value, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। हमें बोला गया है कि डिटर्मिनेंट इज एन अरे ऑफ नंबर्स। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। जो अरे बोला जा रहा है उसका मतलब होता है अरेंजमेंट, अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। तो यानी कि डिटर्मिनेंट जो है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स भी हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकता है, ठीक है। तो उसको जो है क्या किया जाता है, स्क्वायर फॉर्म में रखा जाता है दो लाइन के बीच में, दो वर्टिकल लाइन के बीच में। अगर मैं दो वर्टिकल लाइन ले लूं, उसके बीच में कुछ नंबर रख दूं और उस नंबर को स्क्वायर फॉर्म में रखूं, स्क्वायर फॉर्म मतलब 2 3 4 माइनस 1, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म में रखने का मतलब हो गया कि इधर भी दो नंबर है तो इधर भी दो नंबर होना चाहिए, इधर भी दो नंबर होना चाहिए, उस तरीके से हर तरफ जो है दो नंबर ही होना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 4 6 9 2 3 1 0 0 5, तो इसमें क्या दिख रहा है, इधर भी तीन नंबर है और इधर भी तीन नंबर है, इधर भी तीन नंबर है और इधर भी तीन नंबर है। जब इस तरीके की चीजें होता है कि इधर भी तीन नंबर इधर भी तीन नंबर, तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर जैसा दिखने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर फॉर्म में। अब हमने ये भी बताया कि ये जो टू वर्टिकल लाइन के बीच में रहता है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबर हो, कभी कभी ऐसा भी दिख सकता है ये, ठीक है। ये जो हमारे पास ये ऐसा भी दिख सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2x फिर 5 फिर 4x प्लस 2, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट। लेकिन किस फॉर्म में होना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। तो हमेशा ये बात याद रखना है कि हमारा जो भी रहेगा वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। हमेशा जो है वो स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स के बारे में हमें जानकारी लेना है हल्का सा, कि रोज एंड कॉलम्स क्या होता है।
ठीक है, चलिए रोज एंड कॉलम्स क्या होता है उसके बारे में हल्का सा सीख लेते हैं कि रोज एंड, ये नीचे नहीं जा रहा है, ये थोड़ा सा नीचे जाता तो जगह बनता। ओके चलिए, रोज एंड कॉलम्स क्या होता है ध्यान से समझना। हमने बोल दिया कि हमारे डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल के लिए एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं कुछ इस तरीके का, 2 3 4 5 1 6 9 1 7, ठीक है। हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इस डिटर्मिनेंट में जो होता है दो तरीके की चीजें होता है, डिटर्मिनेंट में जो होता है दो तरीके की चीजें होता है, ठीक है। बहुत सारे नंबर तुम लोग को इस तरीके से दिख रहा होगा, इस फॉर्म में दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे 2 3 4 5 1 6 9 1 7। और बहुत सारे नंबर जो है उसको इस तरीके से दिख रहा होगा, 2 5 9 3 1 1 4 6 7, ठीक है। बहुत सारे नंबर हमारे पास ऐसे दिख रहे होंगे, इस साइड्स में दिख रहा होगा, लेफ्ट टू राइट में देखो 2 3 4 5 1 6 और 9 1 7। और बहुत सारे नंबर्स हमें अप टू डाउन दिख रहा होगा, 2 5 9 3 1 1 और 4 6 7। जो ऊपर से लेके नीचे वाले फॉर्म में होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉलम। और जो लेफ्ट टू राइट होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं रो। यहाँ पे टोटल कितने रो हैं, 3 रो हैं, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं R1 R2 और R3। और यहाँ पे कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, इसको नाम दे देते हैं C1 C2 और C3, ठीक है। और ये जो अंदर में सारी चीजें लिखा गया इन सबको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो अंदर में सारे के सारे नंबर लिखा गया इन सब का नाम होता है एलिमेंट्स, इन सबको बोला जाता है एलिमेंट्स। अगर हमें पूछा जाए कि कॉलम 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स है तो हम क्या लिखेंगे, 2 5 और 9, ये कॉलम 1 में है। अगर कॉलम 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स है ये पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, 3 1 और 1, ठीक है। ठीक उसी के बाद अगर हमें पूछा जाए कि रो 3 में कौन कौन सा एलिमेंट है तो रो 3 में कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 9 1 और 7, ठीक है। और रो 1 में कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा तो रो 1 में हम क्या बताएंगे, 2 3 और 4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है एलिमेंट्स सारा का सारा, ठीक है। इस चीज को मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर लो, ठीक है, इस चीज को नोट कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। जो डिटरमिनेंट पढ़ाया गया है डेफिनेशन के साथ इस चीज को नोट कर लो, या फिर नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा, मैं सारा का सारा जो पीडीएफ है ये भेज दूंगा आप लोगों को, इस पीडीएफ से नोट कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग को लिखना है या पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें सारी चीजें उसी तरीके से लिखा रहेगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, फिर उससे नोट कर लेना, नोट करके मेरे को सेंड कर देना। ओके चलो पीडीएफ ही सेंड कर देंगे ना, लिखने में बढ़िया रहेगा। अभी ऐसा हमारा क्लास भी थोड़ा सा फास्ट चल जाएगा और फिर तुम लोग लिख के, वेरी गुड मिस्टर गुप्ता, वेरी फास्ट, वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो ये था हमारा सॉरी, रोस एंड कॉलम्स। रोस एंड कॉलम्स किसको बोला जाता है, ठीक है, ये था हमारा, और ये सारे इसके एग्जांपल्स थे, ठीक है। मैं ये एनोटेशन भी सारा भेज दूंगा एनोटेशन के साथ। उसके बाद ध्यान से समझना, कुछ कुछ चीजें होता है हमारे पास, हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें होता है हमारे पास, ये जो एलिमेंट्स है एलिमेंट्स को दिखाने का हमारे पास एक तरीका होता है, ठीक है। जो भी डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, ध्यान से देखना, और ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अलग से एक पॉइंट बना के लिख दे रहा हूँ, एलिमेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स का जो एलिमेंट्स होता है इसको पहले लिखना, ये पहला पॉइंट है हमारा, ये दूसरा पॉइंट है हमारा, ये तीसरा पॉइंट है, उसके बाद जनरल जो है वो चौथा पॉइंट पे आएगा, ठीक है। जब ये कॉपी में लिखना तो इसी ऑर्डर में लिखना। एलिमेंट्स क्या होता है इस चीज को देखते हैं। एलिमेंट्स जो होता है हमारा, जो भी डिटरमिनेंट के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए, उसके नीचे आई जे, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं, ए और उसमें नीचे छोटा सा आई जे। एलिमेंट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आई का मतलब हो गया जिस रो का एलिमेंट है वो, आइथ रो, जिस रो का एलिमेंट है। और जे मतलब जिस कॉलम का एलिमेंट है वो, जिस कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है।
मैं ऊपर वाले फिगर से हल्का सा, मैं ऊपर वाला जो फिगर है हमारे पास 2 3 4 5 1 6 और 9 1 7, उससे थोड़ा सा मैं उसी एग्जांपल को यूज करके बताऊंगा। अब मान लो मेरे पास एक एलिमेंट निकालने के लिए बोला गया है A23, ठीक है, A23 निकालने के लिए बोला गया है, तो A23 एलिमेंट कौन सा होगा? 2 मतलब I की जगह 2 लिखा हुआ है और J की जगह 3 लिखा हुआ है, इसमें क्या आ गया, I इक्वल टू 2 हो गया और J इक्वल टू 3 हो गया। I मतलब क्या था, रो, J मतलब क्या था, कॉलम, यानी कि 2 3 मतलब रो और कॉलम, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट बताओ जो 2 सेकंड रो में आए और थर्ड कॉलम में आए। ठीक है, तो चलो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड रो मतलब ये, ठीक है, थर्ड कॉलम मतलब ये। तो एक ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम दोनों में आए, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम दोनों में आने वाले यही इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है 6, ठीक है, हमें यही एलिमेंट मिल रहा है, तो यानी कि हमारा इसका मतलब कितना हो गया, A23 का मतलब कितना हो गया, हमारे पास हो गया 6। A23 का मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया, 6 एलिमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला अगर मेरे से पूछा जाए कि बताओ A12 कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है, A12 कौन सा एलिमेंट होगा अगर हमसे पूछा जाए A12, 1 मतलब कौन सा हो गया, 1 मतलब हमारे पास हो गया रो यानी कि पहला रो, और 2 मतलब सेकंड कॉलम यानी कि ये एलिमेंट हो गया 3। ठीक है, तो A12 हो गया 3। अब क्या करो, ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एग्जांपल वाला, सब लोग एक कॉपी में ये डिटर्मिनेंट को नोट कर लो, 2 3 4 5 1 6 और 9 1 7। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है 2 3 4 5 1 6 और 9 1 7। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इससे मैं कुछ कुछ पूछूंगा, तुम लोग को अभी इसका जवाब देना है। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, 30 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। चलिए बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से लिख लिया होंगे अभी तक। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे होंगे, तो वो लोग अभी तक नहीं लिखे होंगे, गधा सब। ठीक है, चलिए अगर मैं इसमें से पूछूं कि A31 इक्वल टू कितना होगा, A31 यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, सब लोग अपने चैट बॉक्स में फटाफट लिख के बताइए कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 9 9, प्रियांशु बोला 7, लगता है इसने गलत तरीके से पढ़ लिया। 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये तो 9 होना चाहिए, 7 कहां से हो गया, 7 का ये कितना हो जाएगा 9, इसका वैल्यू हो जाएगा 9। अगर 7 वैल्यू होना है तो क्या, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि A33 वो हो जाएगा इक्वल टू 7। ठीक है, वो हो जाएगा इक्वल टू 7। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने जवाब दिया, वेरी गुड। मिस्टर गुप्ता ने भी दे दिया, हाँ ओके ठीक है, 9 सही आंसर है। ठीक है, गलती मत क्या करो, ये सब बड़े आसान आसान चीज है और ये चैप्टर बड़ा ही आसान है, तो इस पे हमें गलती नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा कुछ कुछ एलिमेंट्स के बारे में। अब इसका जनरल फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट देखते हैं कि डिटरमिनेंट का जो जनरल फॉर्म है वो जनरल फॉर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट का जो जनरल फॉर्म है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ E i j ऐसे भी लिखते हैं, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर बहुत जगह ऐसे डेल के फॉर्म में भी लिख देता है। ठीक है, बहुत जगह आप लोग को दिखाई देगा कि डिटरमिनेंट को हम ऐसे डेल के फॉर्म में भी लिख दिया जाता है, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ A i j ऐसे भी लिख दिया जाता है। ठीक है, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ A या फिर A ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ये मत समझना कि हमेशा ए ही होगा। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है, इसको सिंबल लेटर में भी, जैसे मान लो बी हो गया, सी हो गया, सिंगल लेटर में भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उससे इतना कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये डेल है, ये ए नहीं है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये डेल है। ठीक है, ये डेल है। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा, इसके अंदर एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं, जो पहला एलिमेंट हमारे पास आएगा वो पहला रो और पहला कॉलम का होगा, तो इसीलिए इसको हमने लिख दिया A11। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। अब अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट को जनरली कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाना। पहला रो और पहला कॉलम को हम एलिमेंट को क्या लिखेंगे, A11, पहला रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, A12। ऐसे ऐसे करते करते अगर हमारे पास टोटल n
कॉलम एंड रो है या n कॉलम है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे A1n। ठीक उसी तरीके से अगला एलिमेंट A21 A22 A23 ऐसे करते करते A2n तक जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे होते 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 आखिरी वाला रो में क्या हो जाएगा AN1 AN2 AN3 करते करते ANn। ठीक है। और डिटरमिनेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, डिटरमिनेंट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जितना नंबर ऑफ रोज होता है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। ठीक है, मैं ये रोज कॉलम वाले सेक्शन में मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, अगर ये स्क्वायर फॉर्म होना है तो इसको नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं होगा तो उसको हम लोग स्क्वायर फॉर्म नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से सुन लेना, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई भी अगर डिटरमिनेंट है उसको हम लोग नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक और स्पेशल चीज आता है, वो स्पेशल चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें देखो इस तरीके के एलिमेंट्स जो है A11 A22 A33 ANN, इस तरीके से A वाले एलिमेंट्स देखते जाओ A11 A22 A33 ANN, इन सब को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, इन सब को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इन सब को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इन सब को क्या बोला जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारा हो जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ठीक है, तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने अभी बताया था, ए आई जे ऐसे करके हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट, ये जो है हमारा डायगोनल एलिमेंट बन जाएगा इफ, कब बनेगा डायगोनल एलिमेंट, जब i इक्वल टू जे हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को भी डायगोनल एलिमेंट हम कब बोलते हैं, जब हमारा i इक्वल टू जे हो जाए। i इक्वल टू जे का मतलब a11 a22 a33 इस तरीके की चीजें अगर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अभी तक सब लोग को समझ में आ गया क्या होता है डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट कैसे लिखा जाता है A23 A13, फिर उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बस कुछ नहीं, एलिमेंट्स नहीं है उसको A11 A22 इस फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है, सबको ये थोड़ा मोड़ा चीज आज बस इंट्रोडक्शन क्लास का सबको ये क्लियर हुआ। चलिए, ऑनलाइन इंटरेक्शन मतलब जो हम लोग करना चाह रहे थे आज पहली क्लास में कि 1-to-1 ऑनलाइन बढ़िया चलता है कि नहीं चलता है, वो चलो बढ़िया चल गया। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज बस एक इंट्रोडक्शन था कि ऑनलाइन बढ़िया से चलता है कि नहीं चलता है। अब आप लोगों का काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पीडीएफ है जहां तक मैंने पढ़ाया है आज उससे ज्यादा नहीं, जहां तक मैंने पढ़ाया है वो मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, उसको अपने फेयर कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन करके, मैंने जैसे लिखा है उस तरीके से नहीं, मेरे पास जहां जगह था मैंने वहां लिख दिया। मैं कोशिश करूंगा कि इसको और बेहतर तरीके से बनाया जा सके। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से इसको बनाया जा सके मैं कोशिश करूंगा। तो आप लोग को क्या करना है, ये असाइनमेंट के तौर पे मैं भेज दूंगा। ठीक है, ये असाइनमेंट के तौर पे मैं आप लोगों को भेज दूंगा, फिर आप लोग को इसको फेयर कॉपी में लिख के मेरे को सेंड करना है। ठीक है, असाइनमेंट के रूप में आप लोग को सेंड करना है फेयर कॉपी में लिख के, अच्छा हैंड राइटिंग के साथ। ठीक है, सबको समझ में आया।
ठीक है, तो आप लोग को बढ़िया हैंडराइटिंग में बढ़िया से मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग को फेयर कॉपी बनाना है, डिटरमिनेंट चैप्टर बनाना है, उसमें बढ़िया से लिखना है, और मैंने जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है, कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ लिख दिया वैसे नहीं करना है। बढ़िया से डिटरमिनेंट टॉपिक बनाना है, बढ़िया से डेफिनेशन लिखना है पहला पॉइंट, फिर कुछ कुछ एग्जाम्पल देना है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल चाहो तो मैं एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ ताकि ज्यादा एग्जाम्पल ऐड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक दो और ऐड कर देता हूँ, जैसे मान लो tan थीटा, sin 2 थीटा, cos थीटा, sec ऑफ 3 थीटा, इस तरीके का, ठीक है। तो पहला आप लोग को क्या डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद दूसरा रोज एंड कॉलम्स क्या होता है वो लिखना है, उसके बाद डिटरमिनेंट में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके बाद ये लिखना है। उसके बाद एलिमेंट्स किसको बोला जाता है, कैसा होता है, कौन से कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, कौन से रो में कौन सा एलिमेंट है, इस तरीके से। उसके बाद थर्ड नंबर हमारा ये नहीं आता है, थर्ड नंबर आता है हमारा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे के फॉर्म में, जिसमें आई रो होता है, जे कॉलम होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जनरल फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट देखा, जनरल फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट को डेल से भी लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई जे भी लिखते हैं, कोई सिंपल लेटर से भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट किसको बोला जाता है, हमने ये पढ़ा डायगोनल एलिमेंट किसको बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। तो आज बस इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन था कि हम लोगों का किस तरीके से किया जाए, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।